कभी कभी साइंस में हमें अजीब सी चीजें देखने को मिलती हैं और साइंस की यही बात है जिसकी वजह से हम आज इस हद तक तरक्की कर सके हैं। लेकिन इस समुदाय में अभी भी कुछ सनकी लोग हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको वैज्ञानिकों के उन अजीब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जिसमें उन्होंने इंसानों के हाइब्रिड से लेकर फ्रैंकेस्टाइन पेट डॉग भी बनाया। नंबर 10, सुअर और इंसान का हाइब्रिड। अभी तक तो हमने इंसानों और जानवरों के हाइब्रिड को सिर्फ साइंस फिक्शन में ही देखा है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट के कारण साई-फाई की ये कहानियां हकीकत में बदलती जा रही हैं। साल 2016 में वैज्ञानिकों द्वारा आधा इंसान और आधे सुअर का भ्रूण सफलतापूर्वक बना लिया गया था। इसके पीछे यही मकसद था कि ऐसे जानवरों का निर्माण किया जाए जिन्हें बाद में इंसानों के ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि दुनिया भर में ऑर्गन डोनर्स की कमी देखी जा सकती है। इस अजूबे को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एडवांस्ड डीएनए एडिटिंग टेक्निक इस्तेमाल की, जिसे CRISPR के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विशिष्ट अंग के विकास के लिए जिम्मेदार भ्रूण सुअरों के डीएनए के कुछ हिस्सों को हटाया जाता है। उसके बाद ह्यूमन स्टेम सेल्स को पिग के फ्यूटस में इंसर्ट किया जाता है। स्टेम सेल आनुवंशिक रूप से रिक्त कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में लगभग किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा उनके केमिकल कमांड्स पर डिपेंड करता है। शुरुआती दौर में जब सुअर के भ्रूण ने अपना खुद का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं किया होता है, तब वे कोई भी फॉरेन एलिमेंट्स जैसे कि ह्यूमन स्टेम सेल्स को रिजेक्ट नहीं करते। जब ह्यूमन स्टेम सेल्स अपनी सही जगह पहुंच जाते हैं, तब वे मानव अंग बनाने में सक्षम हो पाते हैं। अभी के लिए अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक सुअरों के भ्रूण के स्टेज से ज्यादा डेवलप नहीं होने देते, क्योंकि अधिकारियों ने पहले ही इसके प्रति चिंता जताई है। क्योंकि अगर किसी सुअर को इंसानों का दिमाग मिल जाता है और उसके जैसे इंटेलिजेंस भी, तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। और हाँ, अगर इसकी वजह से पशुओं को होने वाली बीमारियां इंसानों को होने लगें, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इन परिणामों की संभावना कम है। इसीलिए बहस का मुद्दा बना हुआ है। नंबर 9, वैम्पायर चूहे। पिछले दशक में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एजिंग लैब द्वारा एक्सपेरिमेंट्स ने दोबारा युवा करने के पैटर्न पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब बूढ़े चूहों में जवान चूहों के खून को इंजेक्ट किया गया, तब बूढ़े चूहों की बढ़ती उम्र में होने वाली प्रक्रियाओं में परिवर्तन देखा गया और ऐसा कुछ ग्रोथ प्रोटीन्स के कारण हो रहा था, जिसकी वजह से दिमाग की संरचना, वेस्कुलर सिस्टम और बूढ़े चूहों की सीखने की क्षमता पर भी फर्क पड़ता है। हालांकि ऐसा करना बहुत ही अजीब है और जब ऐसा इंसानों के साथ किया गया तो उसमें खून का जमाव दिखा, जिसके कारण FDA को बीच में आना पड़ा। कैलिफोर्निया की एक कंपनी एम्ब्रोसिया ने इन अध्ययनों से इंस्पायर होकर जवान लोगों से बूढ़े लोगों को खून देने लगे, वो भी $8,000 की कीमत पर, इस प्रॉमिस के साथ कि वे उनकी काया पलट देंगे। जवाब में FDA ने एक आधिकारिक बयान जारी करके ये बात साफ की कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन अफसोस कि अब बहुत देर हो चुकी है। वैम्पायर्स का समय आ गया है। उम्मीद है कि वे अधिक ड्रैकुला और कम नोस्फेरातु जैसे होंगे। नंबर 8, स्टबिन्स एफ फिरथ। नहीं, हकलाया नहीं हूँ। स्टबिन्स एफ फिरथ एक नाम है जिसे मैंने बिल्कुल सही से बोला है। अलग नाम वाले डॉक्टर अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। एफ फिरथ की सभी थ्योरीज येलो फीवर के इर्द गिर्द थीं, एक ऐसा वायरस जिसके कारण उल्टी, सरदर्द और कभी कभी लीवर भी डैमेज हो सकता है और कभी कभी इन लीवर इश्यूज के कारण शरीर पीला पड़ सकता है, इसीलिए इनका नाम येलो फीवर पड़ा है। एफ फिरथ का मानना था कि ये बीमारी संक्रामक नहीं थी और इसके लिए उन्होंने पीड़ितों की उल्टियां इकट्ठा करना शुरू की। सबसे पहले उन्होंने अपने हाथ को काटा और उसके बाद जख्म पर वो उल्टी डाली। इसके बाद उन्होंने उस उल्टी को अपनी आंखों में भी डाला। यही नहीं, उन्होंने इस उल्टी को गर्म करके सूंघा भी और आखिरकार उन्होंने इस उल्टी का पूरा एक ग्लास पिया। लेकिन ऐसा कुछ भी करने से वे येलो फीवर से पीड़ित नहीं हुए और ऐसा करने से उनकी थ्योरी सही साबित हुई और बाद में पता चला कि वे सही थे और इस वायरस के स्प्रेड के पीछे मॉस्किटोज का काम था। लेकिन एक बात तो है कि ये काम किए बिना भी स्टबिन्स अपनी बात सिद्ध कर सकते थे। आप जानते हैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? इन्फेक्टेड वॉमिट कॉकटेल भाई। नंबर 7, सब प्रोजेक्ट 68। डॉक्टर इवान कैमरॉन उन वैज्ञानिकों में से एक थे जो कि 1950 और 60 के बीच CIA के अधीन काम करते थे। वे MK अल्ट्रा के अग्रदूत और उनके मेन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा थे और वो एक ऐसा प्रोग्राम बनाने के पीछे लगे थे जिससे वे लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकें, जिसे मिलिट्री और पॉलिटिक्स पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये एक्सपेरिमेंट्स काफी क्रूर हुआ करते थे, जिन्हें US गवर्नमेंट डायरेक्टली स्पॉन्सर करती थी। कैमरॉन द्वारा किए गए सब प्रोजेक्ट 68 नाम के एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए व्यक्तियों को फिर से बनाने के बारे में सोचा और ऐसा करने के लिए कैमरॉन उनके सब्जेक्ट्स को प्रतिबंधित करते थे और केमिकल्स द्वारा उन्हें कुछ हफ्ते के लिए कोमा में डाल देते थे और कभी कभी तो महीनों तक कोमा में रखने के दौरान वे उन्हें कुछ आवाजें सुनाते या फिर बार बार एक ही स्टेटमेंट सुनाए करते, जिसके बाद वो नोट करते कि उठने के बाद उनके स्वभाव में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट किसी डिजास्टर से कम नहीं था। जिन लोगों पर यह एक्सपेरिमेंट किए गए उन्हें बाद में साइक्रेटिक हॉस्पिटल में एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके इस एक्सपेरिमेंट के खत्म होते ही परिस्थितियां और भी बिगड़ गईं। लोगों को
को भूलने की बीमारी होने लगी। भाषण की हानि, संयम खो देना और अपने जीवन के कुछ प्रमुख लोगों को भूल जाने जैसी समस्याएं भी देखी गईं। इस दौरान किए गए कई CIA एक्सपेरिमेंट्स कैमरून ने लोगों को टॉर्चर करने से ज्यादा और कुछ भी नहीं किया। नंबर 6, टस्केगी एक्सपेरिमेंट। 1932 में अल्बामा के कई गरीब और अनपढ़ अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को जानबूझकर साइफिलिस से पीड़ित किया गया ताकि वे अध्ययन कर सकें कि अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो लंबे समय में इसके क्या परिणाम होंगे। जिन पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया था उन्हें लगता था कि उन्हें सरकार द्वारा फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। उन्हें यह बताया ही नहीं गया कि उन्हें किसी बीमारी से ग्रसित किया जा रहा था। और सबसे बुरी बात तो यह है कि इसके लिए अनपढ़ लोगों को चुना गया क्योंकि वे पढ़ लिख नहीं सकते थे। उनके साथ क्या किया जा रहा है? हालांकि जब ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तब लोगों को पेनिसिलिन के बारे में पता था जो इस बीमारी के उपचार के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन इन्हें कभी भी टस्केगी के लोगों पर इस्तेमाल नहीं किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने वाले ये देखना चाहते थे कि जब ये बीमारी अपने चरम सीमा पर होती है तब क्या होता है, ये जानते हुए कि इसका इलाज संभव है। इस टस्केगी एक्सपेरिमेंट के 40 सालों के दौरान तकरीबन 130 लोगों की साइफिलिस और उसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मौत हुई और जो लोग इससे कभी पीड़ित नहीं होते उन्हें भी इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा, जिनमें उनकी पत्नियां भी शामिल थी जिन्हें यह बीमारी हुई और बच्चों में भी ये बीमारी जन्म से देखने को मिली। आखिरकार 1972 में कुछ समझदार डॉक्टर्स को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन ही एक्सपेरिमेंट पर रोक लगवा दी। लेकिन उन सभी का क्या जो इस बीमारी से काफी लंबे समय तक ग्रसित रहे और मर गए, बस इसलिए कि उन्हें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा था। नंबर 5, फ्रैंकेस्टीन IRL। जुलाई 2019 में एक टास्क फोर्स ने बायोलॉजिकल रेस्क्यू सेंटर पर छापेमारी की जिसमें उन्हें कुछ भयानक चीजें देखने को मिली। वो बिल्डिंग जिसे रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाना था, वहाँ पर इंसानों की खून से भरी बाल्टियां मिली जो कि यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। स्टोरेज में लाशें एक दूसरे के ऊपर यूं ही पड़ी थी और बॉडी पार्ट्स को टैग के बिना ही शॉर्ट आउट किया गया था। लेकिन इस जगह के अनहाइजीनिक होने के साथ साथ और भी कई राज यहाँ छिपे हुए थे जिसे खोलने में ऑफिसर्स जी जान से लग गए। उन्हें दीवार पर एक पुरुष का धड़ मिला जिसके कंधों पर महिला का सिर सिला गया था। अफसरों को लग रहा था कि ये कोई विकृत मजाक है, लेकिन जिन परिवार वालों को यह आश्वासन दिया गया था कि उनके परिजनों की लाशों को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वे खुश नहीं थे। जब इस जगह की और तलाशी ली गई तब उन्हें बॉडी पार्ट्स की प्राइस लिस्ट मिली जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इन लाशों की कालाबाजारी की जा रही थी। उन सभी 33 परिवारों ने कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज किया और इस केस का आज भी कोई नतीजा सामने नहीं आया है। उम्मीद है कि उसे भी उसके जीते जी अंगदान करने की सजा दी जाए। और हाँ, अगर आप इसके ओनर का नाम जानना चाहते हैं तो उसका नाम है स्टेफन गोरे। नंबर 4, नापाक पड़ोसी। सैंड फ्लीस एक ऐसे कीड़े हैं जो कि आमतौर पर साउथ अमेरिका और सब सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनके कारण टंगियासिस की शिकायतें होती हैं, एक ऐसी दर्दनाक स्थिति जिसमें होस्ट की स्किन काली पड़ जाती है। फीमेल फ्लीज आमतौर पर इंसानों की त्वचा में प्रवेश करती है और इसे इस तरह खोदती है कि वहां आराम से रह सकें। और ये बात हमें साल 2013 में पता चली, वो भी एक PhD स्टूडेंट मेरेले। अपरंपरागत तरीकों से मेरेले ने टंगियासिस को खत्म करने के तरीके खोजने के लिए मेडागास्कर भी की। जब उन्हें पता चला कि सैंड फ्ली उसके पाँव में घुस गई है तो उन्हें लगा कि उन्हें ऐसा मौका मिला है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। थिलिके ने उस कीड़े को वहीं पर रहने दिया ताकि वो ऑब्जर्व कर सकें। वो कीड़ा उनके पैर में तकरीबन 2 महीने तक रहा जिसके कारण उनके पैर का दर्द दिन ब दिन बढ़ता चला गया। आमतौर पर फीमेल सैंड फ्लीज फ्लेशी के मिलने के बाद सूज जाती है। जैसे जैसे वो खून चूसना शुरू करती है वैसे वैसे वे अंडे भी देने लगती हैं और जैसे ही एक को जगह मिलती है दूसरे भी उनके पीछे वहां आ जाते हैं और इसके बारे में आपको जल्दी पता नहीं चलता और आप एक संक्रमण के पीड़ित बन जाते हैं। लेकिन कुछ वजह से थिलिके की फ्ली के साथ ऐसा नहीं हुआ। रिसर्चर्स को बाद में ये एहसास हुआ कि ऐसा होने से रोकने के लिए उन्होंने अपने पैरों में जूते और मोजे पहन रखे थे। ऐसा करने से उनके अंदर बाकी की फ्लीज पैर के अंदर नहीं आ सकी। इससे वैज्ञानिकों को यह ज्ञात हुआ कि सैंड फ्लीज तभी प्रेग्नेंट होती हैं जब वे किसी के शरीर में प्रवेश करती हैं। ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन निर्लज, क्योंकि कौन अपने शरीर के अंदर कीड़े पालना चाहेगा। लेकिन अभी तक मैंने जितने भी प्रयोगों की बात की है उनकी तरह ये घटिया तो नहीं है। नंबर 3, मंकी बिजनेस। इल्या इवानोविच इवानोव एक सोवियत रूसी जीव विज्ञानी थे। उन्हें आर्टिकल इंसेमिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन के लिए जाना जाता था और उसकी वजह से मवेशी उद्योगों को काफी फायदा हुआ, खास करके घोड़ों के प्रजनन में। लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य कुछ और था। इवानोव को ये यकीन था कि वे इंसानों और एप्स का हाइब्रिड बना सकते हैं। उन्हें यह विश्वास था कि ऐसा करने से शक्ति बुद्धि वाले एक परफेक्ट सिपाही का निर्माण कर सकेंगे। 1920 के दौरान इवानोव ये एक बार कोशिश करते रहे कि वे एप्स को मानवों के शुक्राणुओं से गर्भ धारण करवा सकें, लेकिन संभव नहीं हुआ। सुनने में आश्चर्यजनक लगता है लेकिन इस बात के प्रमाण है कि मानव शुक्राणु कभी कभी ही एप्स में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि इस बात की खोज 20वीं सदी में हुई थी, इसलिए इवानोव कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे जो शायद ही संभव था। इसके बाद उन्होंने अगला प्रयास महिला मानव स्वयंसेवकों को एप के शुक्राणु बोने की सोची, लेकिन उनका यह प्रयास भी विफल हुआ क्योंकि उनकी आखिरी बच्चा एप भी इस एक्सपेरिमेंट के शुरू होने से पहले मर गया और उसके कुछ सालों के बाद इवानोव की भी मृत्यु हो गई और उनका यह प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद बक्से में चला गया। अगर इस प्रोजेक्ट को जारी रखा जाता तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपके
युद्ध इस तरह के जीव लड़े? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नंबर 2, सर पर पड़ी मुसीबत। इन दोनों सोवियत युग के बायोमेडिकल वैज्ञानिक सर्गेई सर्गेच ब्रुखोनिको एक्सपेरिमेंटल सर्जरी में इतिहास के नेता के रूप में देखे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली हार्ट और लंग को सपोर्ट करने वाली मशीन बनाई थी, जिसे उन्होंने ऑटोजेक्टर का नाम दिया था। लेकिन उनके पास और भी कई अजीब प्रोजेक्ट्स थे। बुखानेको सोवियत फिल्म एक्सपेरिमेंट्स इन द रिवाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में प्रदर्शित होने के बाद मशहूर हुए थे। ये फिल्म, जिसे एक स्टूडियो रिक्रिएशन माना जाता है, वो बुखानेको के अविश्वसनीय प्रयोगों को दर्शाती है। उनके सबसे अजीब एक्सपेरिमेंट्स में कुत्तों का सर अलग करके उन्हें ऑटोजेक्टर की मदद से जिंदा रखना था। इसी फिल्म में आप कुत्ते के सर में ऑक्सीजन वाले खून का प्रवाह देख सकते हैं, वो भी शरीर की आवश्यकता के बिना। उनके इस योगदान के लिए उन्हें प्रेस्टिजियस लेनिन प्राइज से नवाजा गया, जिसे यूएसएसआर में सर्वोच्च सम्मानों में एक माना जाता है। इस सब के बावजूद एक सवाल अभी भी खड़ा है, और वो है कुत्ते का सिर काटना। किस तरह की नैतिकता है? हाँ, अब शायद आपको कुत्तों की टट्टी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, एक सर के ऊपर दूसरा सर। सोवियत काल के एक और वैज्ञानिक, जिनका नाम है व्लादिमीर पेट्रोविच डेमिकोव, इन्हें ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए माना जाता है। वैसे तो उनके योगदान अमूल्य थे। डेमिकोव अपने सबसे नैतिक रूप से संदिग्ध प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध हैं। 5 साल से कम की अवधि में उन्होंने अपनी ट्रांसप्लांट तकनीक का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक 2 सर वाले कुत्ते का निर्माण कर लिया। एक पिल्ले का सर और उसके आगे के पांवों को बड़े कुत्ते से जोड़कर उन्होंने एक जीवित फ्रैंकेन पिल्ला बनाया। हालांकि उनका ये जोड़ा हुआ सर खुद से नहीं खाया जा सका, खुद से खा नहीं सकता था, क्योंकि इसे डाइजेस्टिव ट्रैक से जोड़ा नहीं गया था। इसलिए वे उसके बड़े शरीर पर ऑक्सीजन के लिए डिपेंड था। डेमिकोव ने ये एक्सपेरिमेंट दर्जनों बार किया और उनका सबसे सफल प्रयोग तकरीबन 1 महीने तक जीवित रहा। ये वैज्ञानिकों का इस बात पर ध्यान केंद्रित करने का एक आदर्श उदाहरण है कि वे क्या कर सकते हैं, या फिर क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं। डेमिकोव ने अब तक का सबसे बड़ा नॉन ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया था, जो विज्ञान के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। उन्होंने इनडायरेक्टली कई लोगों की जान बचाई थी, लेकिन उन्हें कई बार सर वाले कुत्तों की कहानियों के लिए ही छोड़ देना था। पता नहीं आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन सोवियत रशिया में कई लोगों ने इसकी निंदा की थी। तो मेरे प्यारे वैज्ञानिकों, अब जब आपने अपनी अतीत की भूल को देख ही लिया है, तो क्यों ना अब हम इन कुत्तों को यूं ही अकेला छोड़ दें। इन बेचारों ने बहुत कुछ सहा है। इसमें से किस एक्सपेरिमेंट ने आपको सबसे ज्यादा विचलित किया? क्या आप इनमें से किसी भी अजीब एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं? तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।